मन की बात में आपके काम को सराहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पर? मेरे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले बड़े खुश हैं है ना। पिताजी भी आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है ऐसे काम को, कि जो कि बहुत ही रूरल एरिया में है और जो भी बहुत ग्राउंड लेवल पे है। नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। अक्सर हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन खुद में विश्वास और मन में आस हो तो कोई भी कार्य आसानी से निकल जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे साथ प्रदीप सांगवान के रूप में है, जिन्होंने 2016 में हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन की स्थापना की और पहाड़ों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास करते जा रहे हैं। आइए आज हम प्रदीप सांगवान जी से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। प्रदीप सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मन की बात में आपको सराहा है। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही होगा कि हीलिंग हिमालय की फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कैसे हुई और ये कैसे काम करती है? हीलिंग हिमालयस 2016 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मेनली हमारा जो पर्पस है वो ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पस है, उसको मोटिवेट करना, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना। जो लोग पहाड़ों में घूमने आते हैं उनको एक पर्पसफुल ट्रैकिंग या एक्सपीरियंस देना, जो कि सिर्फ खुद के लिए नहीं होगा बट आपकी ब्रॉडर कम्युनिटी जो है, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी कुछ करके जाएं। सो उस आइडिया को देखते हुए ये स्टार्ट हुआ 2016 में, और हम वॉलंटियर्स को लेके जाते हैं ट्रैक के लिए। वहाँ पे हम जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जो फेंका होता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको बेस तक लेके आते हैं और फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी। हर रोज़ एक ही काम करना और उसके लिए मोटिवेशन आपको कैसे आता है और इसकी प्रेरणा का सोर्स क्या है आपका? एक्चुअली देखो, डेली बेसिस पे एक ही काम करना बड़ा ही मोनोटोनस होता है, बट वो तब होता है जब आप उस काम को पसंद नहीं करते। राइट। मेरा काम वो है जो कि मैं उसको दिल से करता हूँ और उसके लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल भी किया है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, परिवार से भी हुई है, बाकी लोगों से भी हुई है। थोड़ा सा ऐसे रास्ते पे चलना जिस पे कि बहुत कम लोग चलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। दो एस्पेक्ट हैं, इमोशनल एस्पेक्ट होती है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होती है। इमोशनल ये है कि आप उस कॉज से इतना जुड़े हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है ना, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इमोशनल एस्पेक्ट ये है। प्रैक्टिकल ये है कि जब मैं, कई बार ऐसा भी होता है कि थक जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो यार बहुत हो गया, बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हम साफ सफाई कर रहे हैं, फिर गंदगी हो रही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देता हूँ कि इस डेट को क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं जी। सो दैट मेरे को जाना ही पड़ता है, फिर एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है। हाँ, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाती है उस चीज़ में। सो फिर दोनों को बैलेंस करके, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हो, कभी कभी ऐसा भी टाइम होता है जब आप व्हेन यू फील लो, आपका मन नहीं करता चीज़ों करने का, और वो चीज़ जो कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, प्रकृति के लिए कर रहे हो, सो उसमें आपको लगता है कि क्यों करूँ मैं, है ना। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी उसमें डालनी पड़ती है। राइट, उससे आप प्रोफेशनली जुड़ भी जाते हैं उस हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हम प्लानिंग ऐसे करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हर वीकेंड पे कोई ना कोई क्लीनिंग ड्राइव हो, कैंपेन हो, और हम उसको कंटिन्यू करते रहें हर वीकेंड पे। लगभग 40 से 45 के आसपास की क्लीनिंग ड्राइव्स होती है हमारी एक साल में, जो कि प्लान्ड होती हैं, है ना। उसके अलावा कुछ ऑन द स्पॉट हो जाती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एकदम से कुछ हो जाता है। सो दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जो ये आपने बताया कि जब प्रैक्टिकली आप एक ड्राइव पे फोकस करते हैं ताकि लोग उससे जुड़ें और आप भी प्रैक्टिकल प्रोफेशनली उससे जुड़ जाएं, तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही जनरेट होता है या फिर इसकी अवेयरनेस कैसे जाती है? अगर मान लीजिए मैं एक एज ए टूरिस्ट या एज ए लोकल करना चाहूँ तो मैं उस मुहिम से कैसे जुड़ सकता हूँ? सो हम हर साल ना एक कैलेंडर बनाते हैं जिसमें डिटेल्स दी रहती है कि कब किस टाइम पे कहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव होंगी, और उसमें फिर जो भी वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें इतनी डिटेल्स होती हैं कि वो अपनी कैपेसिटी समझ सके कि मैं 4 किलोमीटर चल सकता हूँ या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। और हम उनको फिर बोलते हैं आप हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर करें, सो दैट हम उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट भेजते रहें।
सो वहाँ से लोग आते हैं, रजिस्टर करते हैं, फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि इस डेट को यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव है, उसका ग्रुप ये है और ये वहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीकेंड का फिर से बनता है। सो उसमें ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम सबको भेजते हैं कि यहाँ पे पहुँचना है, इस डेट को पहुँचना है, क्या क्या सामान लेके आना है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें, गार्बेज यहाँ से कलेक्ट करना है, वापस कहाँ जाएगा, तो सारा उसमें डिटेल्स दी रहती। तो ये एरिया कैसे आप डिफाइन करते हैं कि अब इस एरिया में जाना है हमें? एक्चुअली ये सारा डिफाइन होता है उस बेसिस पे जहाँ पे टूरिज्म का फुटफॉल बहुत हैवी होता है। बहुत हैवी होता है। जैसे कि खीर गंगा है, वहाँ पे लोग साल में 4 से 5 लाख के करीब लोग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना पॉल्यूशन या सॉलिड वेस्ट को पीछे छोड़ के आते हैं वहाँ पे। सो वैसी लोकेशंस को ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरे जो रिलीजियस लोकेशंस हैं, पिलग्रिमेज हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है टूरिस्ट का और डिवोटीज़ का। तो वहाँ पे भी हम काम करते हैं। ठीक है सर, नेचर के लिए इतनी अवेयरनेस कैसे आई आपके अंदर, और इस पैशन को फॉलो करने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मेरा बैकग्राउंड वैसे एनवायरनमेंट से भी नहीं है और ना ही मैंने कोई माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है। ये मैं पहाड़ों में रहा हूँ, ठीक है। और सेंसिबल होना एक बात होती है कि मुझे पॉल्यूशन अच्छा नहीं लगता है जी, है ना। कोई किसी से लाउडली बात करे वो चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ तो हर चीज़ लाउड है सही बात है ना। बट फिर भी थोड़ा सा सेंसिबल होना अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, वो चीज़ बचपन से ही थी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका रोल रहा है। सेकेंडली प्रैक्टिकली मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं पहाड़ों में, खुद ट्रैक करना, जाना। मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी, जो मेरे वहाँ के लोकल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे सिखाया कि कैसे वॉक करना है डाउन हिल, स्नो में कैसे चढ़ना है, और उस सब चीज़ों का उन्होंने मेरे को वहाँ सिखाया। तो मैंने कोई वो नहीं किया, पढ़ाई नहीं की इस बारे में, बट वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती गई। बट वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है आपको चढ़ने में। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही फिजिकल और लेबरस टास्क है। इस टास्क को करने के लिए आपको रेगुलरली फिट रहना पड़ता है। तो बिल्कुल पहाड़ों में जितना चल सकते हैं उतना चलें, उतना अच्छा है। क्योंकि पहाड़ों के लोग तो खुद भी इतना, उनके एक टेक्निक होती है जिनसे वो चढ़ते हैं, उतरते हैं। सो वो मैंने सीखी धीरे धीरे। पहले मैं एक बार, मुझे याद है 2010 की बात है जी, तो वहाँ पे मैं रहता था एक लोकेशन पे। तो मानसून के टाइम में क्लाउड बड़ा नीचे तक आते हैं। सो क्लाउड्स के अंदर से ना एक ये कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी, और गुज्जर भी होते हैं, जो वहाँ गाय भैंस और भेड़ बकरी को अपना उसके थ्रू अपनी आजीविका चलाते हैं। सो डेली आता सुबह अपना दूध लेके, और शाम को उसी रूट पे। मैं सोचता है यार कि ये तो इतनी हाइट से आ रहा है डेली, कितना कष्ट कर रहा है एक इंसान की 20-25 लीटर दूध के लिए। मैंने कोशिश की उसके पीछे पीछे जाने की, वो तो इतनी स्पीड से चला गया कि पता ही नहीं चला, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी, क्योंकि मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है मैंने, तो मुझे भी लगता है कि फिजिकली और भी ज़्यादा फिट रहना जरूरी है। एक रूटीन था स्कूल में, सुबह उठो, पीटी करो, ब्रेकफास्ट करो, परेड करो। एंड हमारे स्कूल में भी नेवर यूज टू वॉक, वी यूज टू रन और परेड। यही था, पैदल नॉर्मल वॉक नहीं करते थे, है ना। तो वो फिर उस चीज़ों का फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो अभी तक आपकी जो टीम है, उन्होंने हिमालय की किन किन इलाकों में आप काम कर चुके हैं, और जब आपने इस स्थापना की शुरुआत की थी पहले से और अब में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? सो हिमाचल में ही मेनली अभी फोकस्ड हैं हम, और उत्तराखंड की तरफ थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं डाइवर्जन, कि कैसे वहाँ पे किया जाए काम। हरियाणा का मैं हूँ, तो वहाँ भी मैं सोच रहा हूँ कुछ काम किया जाए, है ना। अब मोदी जी ने भी बोल दिया है कि मैं गुड़गांव से हूँ बिल्कुल, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। हाँ, सो वही तो थोड़ा डर भी लगता है ऑनेस्टली। बट हिमाचल में मेनली हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, जो कि टूरिज्म सेंट्रिक लोकेशंस हैं। शिमला जैसे हो गया, बहुत टूरिस्ट आता है वहाँ पे, मास टूरिज्म के हब्स है वो। मनाली हो गया, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है, किन्नौर अब अपकमिंग डेस्टिनेशन है। फिर अब लाहौल स्पीति, अब टनल जब से आई है, अटल टनल, तो उसके बाद से काफ़ी टूरिज्म वहाँ पे जा रहा है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर हमें अक्टूबर-नवंबर में मिल गया था कि कितना टूरिज्म वहाँ पे बढ़ेगा, कितना फुटफॉल होगा वहाँ पे। सो इन लोकेशंस पे हम काम कर रहे हैं, सो दैट जहाँ पे जितना टूरिस्ट बढ़ रहा है उसको पहले से ही हम प्रिपेयर करके रखें लोकल कम्युनिटीज़ को, और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये सब चीज़ें रेडी हो। तो उसमें हम कर रहे हैं अभी, जैसे क्लीनिंग ड्राइव्स के अलावा हम स्मॉल स्केल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि उनको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF, है ना। MRF में ये होगा कि एक पर्टिकुलर गांव है, उसके आसपास जो ट्रैक रूट है, उन सब का गार्बेज जो है, जो जितना भी जनरेट होता है, वहाँ उस MRF में लेके जाएंगे हम, सेग्रीगेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और उसको स्टोर करके रखेंगे। जब हमारे पास इनफ क्वांटिटी हो जाएगी, उसको हम फिर अलग अलग डायरेक्शंस में भेजेंगे। जैसे रिसाइकलिंग के लिए काफ़ी कंपनीज है जो कि रिसाइकिल मटेरियल मांगती है। एडिडास जैसे एक एग्जांपल है, जिन्होंने बॉम्बे वर्सोवा बीच से प्लास्टिक वेस्ट लिया और उनको शूज़ में कन्वर्ट किया। 10,000 शूज़ उन्होंने बनाए थे। वैसे ही हम भी, जो हमारा रिसाइकल्ड मटेरियल है, जो जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, उसको स्टोर करके रखेंगे 5-6 महीने तक। जब हमारे पास इनफ क्वांटिटी हो जाएगी,
तो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट से टॉयलेट बन रहे हैं, ड्राई टॉयलेट है, तो उसको हम लगा सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट से आप रोड बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो। रिमोट एरियाज में अगर प्लास्टिक वेस्ट से अगर रोड बनाते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज स्नोफॉल से वो मतलब उसकी एनीवेज प्लास्टिक तो कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पॉलीएस्टर में उसका इस्तेमाल हो सकता है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको हम MLP बोलते हैं, मल्टी लेयर पैकेजिंग प्लास्टिक, उसको हम EPR पॉलिसी एक आई है जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, FMCG कंपनीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो एक साल में प्रोड्यूस करते हैं पैकेजिंग, उतना उनको वापस कलेक्ट करना पड़ता है। सो उसमें एक ऐसा चैनल हो जाएगा, एक इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी उस वेस्ट के अंदर। सो उसको भी हम बेच सकते हैं दोबारा। प्लास्टिक जो रिसाइकलेबल उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ग्लास बॉटल्स हैं उनको हम लिकर कंपनीज को वापस दे सकते हैं। तो 3 मेजर कंपोनेंट जो वेस्ट के हैं, तो सबसे लार्जेस्ट है, उनको हम केटर कर पाएंगे अच्छे से। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को साफ करने के साथ साथ आप एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे मॉडल क्रिएट करें जिसको कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है। एक पंचायत कर सकती है, या कंसोर्टियम ऑफ 5-6 विलेजेस कर सकते हैं, या एक छोटा एरिया कर सकता है, तहसील कर सकती है कोई भी। सो अगर उनको विजन है इस बात का और वो मतलब चाहते हैं कि प्लास्टिक फ्री उनका एरिया हो जाए, तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम कर रहे हैं, उसको रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। राइट। तो जैसे आप और आपकी टीम काम कर रही है जिन जिन इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लोकल्स होते हैं या टूरिस्ट हैं, तो वो आपको कैसे अप्रोच करते हैं कि आप बाहर से आए हैं और इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो लोकल लोग आपको अप्रोच करते हैं? डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन ऑनेस्टली। कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे कि बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है लोकल कम्युनिटी का, कुछ लोकेशंस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वो डिपेंड करता है कि लोकल जो लीडर है, पंचायत के हेड है जो, या उस एरिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कैसा फील करते हैं अपनी वैली के बारे में, अपने एरिया के बारे में। सो वो बहुत ज़रूरी कनेक्शन होता है। हालांकि हिमाचल में मोस्टली 90% ऐसा है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं काफ़ी अच्छी तादाद में, और हमेशा अच्छा पार्टिसिपेशन भी करते हैं। बट जो इनकमिंग टूरिस्ट है वो हमेशा बदलता रहता है। सो उनको बार बार एजुकेट करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज भी एक टाइम के बाद थक जाते हैं। प्लस जो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं कि अगर मान लो हम एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, वेस्ट को कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो हिमालयन टोपोग्राफी अगर देखेंगे तो वहाँ एक गांव के पास अपना पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके लॉन्ग टर्म वो सस्टेन करेगा। नहीं तो एक गांव से ट्रांसपोर्ट करना मेन फैसिलिटी तक बहुत बड़ा टास्क है, और उसको रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे करना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर की बात है, हमने स्पीति में क्लीनिंग ड्राइव की थी। अच्छा। स्पीति के आसपास क्या है, मेन टाउन जो काजा है, वहाँ छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट्स बन गए। तो हमने एक डंप यार्ड को कम्प्लीटली पैक किया बैग्स में, ग्लास बॉटल्स अलग, प्लास्टिक अलग, गत्ते अलग, सब चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके पैक किया। फिर हमने 20 दिन वेट किया एक गाड़ी का। क्योंकि जो वहाँ से स्पेशली हम गाड़ी कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे कोई सब्जी लेके आए गाड़ी खाली वापस जाएगी तो उसमें हम अपना गार्बेज डाल देंगे। सो फाइनली 20-25 दिन के बाद एक गाड़ी आई, उसके साथ हमने टाई अप किया, 8-9 हज़ार रुपये में मान गया वो। 20-25 दिन वो वेट किया, 7 हफ्ते में से कलेक्ट करने में लगा, और फिर तीसरे दिन में वो पहुंचा। तो पूरे 1 महीने का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी। हाँ, तो अभी क्या है कि ये तो हम जो उसके लिए काम कर रहे हैं स्पेशली सॉलिड वेस्ट के लिए हिमालयन रीजन में, बट जिसकी आमदनी खेती बाड़ी से है और उसका हार्डवर्क डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा है, सो उसका फोकस इधर नहीं जाएगा। सो मतलब ये है कि वो सस्टेनिंग नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। सो हम इतना फोकस कर रहे हैं तब जाके वो मतलब पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर पाए हैं। सो कहने का मतलब कि रिमोट एरियाज में दिक्कत है, विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स हमें सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मन की बात में आपके काम को सराहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पर? मेरे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले बड़े खुश हैं है ना। पिताजी भी आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है ऐसे काम को, कि जो कि बहुत ही रूरल एरिया में है और जो भी बहुत ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे उस काम को अगर वो मतलब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे जैसे लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है ऑनेस्टली। और हमारा एकदम से जो काम करने का तरीका है और जो मोमेंटम है वो स्पीड अप हो जाता है काफ़ी, और एनर्जी अच्छी है। सो क्योंकि उन्होंने भी स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था, उसके बाद लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो वो एक ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ हो गई कि अब यहाँ तक पहुँच गए हैं बस इसके ऊपर कुछ नहीं है ऑनेस्टली।
सो इट्स अ गुड फीलिंग ऑल टुगेदर, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने शेयर किया काम को, और हम चाहते हैं कि अब जो काम हम 5 साल में कंप्लीट करने वाले थे होपफुली 2 साल में ही हो जाएंगे वो काम। राइट। कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगी, तो जो पहले से परेशानियां थी शायद वो कहीं ना कहीं दूर होंगी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, रिकग्निशन से जो विजिबिलिटी आती है वो बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। और अब शायद जहाँ 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 आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अब आपको वहाँ पे भी जानने लगेंगे। हाँ, ये तो है। ये थोड़ा सा ठीक है। टूरिस्ट की बात करें, अगर मैं घूमने जाता हूँ, मैं ही टूरिस्ट बन जाता हूँ, तो जो टूरिस्ट जाते हैं और हम लोग वहाँ पे जो गंदगी फैलाते हैं बेसिकली, तो उस गंदगी को मतलब उसके लिए क्या अवेयरनेस आपको लगता है कि पहले से ही होनी चाहिए कि हम जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हों, इस तरह की कोई आपने अवेयरनेस की या कोई ऐसा प्रोग्राम आगे फ्यूचर में आप सोच रहे हैं? नहीं, हम इसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखते हैं, तो जितना हम रेकी या रिसर्च करते हैं किसी डेस्टिनेशन के बारे में इन टर्म्स ऑफ कि कौन से होटल में रहना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, उतना ही रिसर्च हमें करना चाहिए कि क्या इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। ट्रैवलिंग करते टाइम क्या ऐसे ऑप्शंस रखें कि वहाँ जाएं तो हमारा फुटप्रिंट बैलेंस्ड रहे, है ना, हम बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, कम से कम मिनिमम से मिनिमम पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग इस्तेमाल करें। बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो बाकी चीज़ें तो कंट्रोल में है नहीं, आपके कंट्रोल में अपनी लाइफस्टाइल है ना, आपकी चॉइसेस आप खुद ले सकते हैं, क्या है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना। हालांकि कोविड की वजह से जो है प्लास्टिक कटलरीज हमारी लाइफ में दोबारा आ गई है, क्योंकि यूज एंड थ्रो का कल्चर एकदम से फिर से वापस आ गया, बिकॉज कंटेमिनेटेड हो सकते हैं चीज़ें। सो एक बार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी चीज़ें, बट एनीवेज जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी उसके बाद हमें इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी, कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना प्लास्टिक बॉटल्स हम खरीद रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। हमारी खुद की एक पर्सनल बॉटल हम रखें, रिफिल कहीं भी कर सकते हैं। आज की डेट में कोई भी होटल में RO वगैरह लगे होते हैं तो कोई भी मना भी नहीं करता। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। प्लास्टिक स्ट्रॉ है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन सिगरेट बट्स के बाद प्लास्टिक स्ट्रॉ ही, मतलब 2-3 चीज़ें आती हैं। सो एक इंसान दिन में कितनी, दूध लस्सी पीते टाइम कभी तो हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ नहीं करते, है ना, कोल्ड ड्रिंक के टाइम भी नहीं कर सकते, मतलब वो भी एक ऑप्शन है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लास्टिक कटलरी को अवॉइड करें। जो देखो प्लास्टिक को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना हमारी लाइफ से बहुत मुश्किल है, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जितना हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं वो बेटर है। अब किसी ट्रैक रूट पे अगर किसी ढाबे में जाते हैं, मैगी खाते हैं, तो उसने तो इन दी एंड उसको जलाना ही ना वहाँ पे, वो और कुछ नहीं कर सकता है। पर आप अगर अपना मैगी का पैकेट उससे वापस ले लें, उसको ले आए शहर में, प्रॉपरली डिस्पोजल उसका हो जाए, तो आपके लिए बड़ा मतलब एक विन विन सिचुएशन है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि मैंने मेरा कोई भी वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट पीछे नहीं छोड़ा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर काम करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर देखा जाए 130 करोड़ लोग एक दिन में अगर एक प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ नहीं करेंगे, 130 करोड़ वो हो गई, बिल्कुल, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। कहीं ना कहीं साथ मिलके काम करना पड़ेगा अगर इस मुहिम से साथ चलना है तो। अगर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अकेले कर रहा हूँ तो वैसा नहीं है, बहुत सब लोग, बड़े सारे लोग कॉन्शियस हैं और इस बारे में कर रहे हैं काम। सो आप ये मत सोचें कि थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी कि मैं क्यों करूँ, वो सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सांगवान जी, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट्स अपने कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पर ये आप काम स्टार्ट करने वाले हैं? मोस्टली तो हिमालयन रीजन में ही फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है, उत्तराखंड में भी करेंगे, हो सकता है धीरे धीरे मैं अपने गांव की तरफ भी करूं। गुड़गांव में भी जिम्मेदारी है मेरी कि यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो विद टाइम ऐसी आर्मी क्रिएट करना हर लोकेशन पे जहाँ पे कि वो उतना ही पैशनेटली काम करें जितना हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो वो एक बड़ा ही सक्सेसफुल वेंचर हो जाएगा मेरे लिए कि हर एरिया में हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी आर्मी है जो कि बहुत डेडिकेटली काम कर रही है, सॉलिड वेस्ट की तरफ भी, प्लस प्लांटेशन, जो हमारी वाटर बॉडीज है उनको रिवाइव करना, है ना, वाइल्ड लाइफ को दोबारा से एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जो कि उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। सो वैसी चीज़ें के ऊपर फोकस रहेगा। शुरुआत हिमाचल से हुई है, उत्तराखंड में भी काम करेंगे, हरियाणा में भी काम करेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऋषिकेश का जो एरिया था, शिवपुरी, वहाँ पहले टूरिस्ट काफ़ी लोग आते थे, कैंपिंग करते थे, और कहीं ना कहीं सरकार ने वही देखा कि बियर की बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स जो है वहीं पर अब करके उठा के और वहीं फेंक देना, तो सरकार ने जो कदम उठाया उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया।
तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बैन्स और भी जगह होने चाहिए या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज निकलना चाहिए? नहीं, ब्लैंकेट बैन मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा नहीं, सॉल्यूशन बेसिकली हुआ क्या वहाँ पे जो ऋषिकेश में जो पूरा एरिया था, जो नदी है नहीं, समझ उसके गया, किनारे I know, कैंपिंग, बिल्कुल, हाँ, तो वो बिल्कुल ही अब वहाँ पे नदी के किनारे अब कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, आपको क्या नदी के लगता है? किनारे तो एनीवेज पहले से ही अलाउड नहीं होनी चाहिए थी, उसका एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, Right. बिकॉज आप बिल्कुल राइट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आप वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन कर रहे हैं, और राइट, तो वो तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। Right. तो बट अभी जो है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, अगर हम खुद कॉन्शियस हो जाएं तो सरकार को इतनी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Right. ठीक है, कहीं भी अगर कैंपिंग कर रहे हैं हम, कोई ढाबा का ओनर है तो उसकी रोजी रोटी चलती है उस चीज़ से, तो उसके आसपास का एरिया भी तो साफ सफाई भी करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मोस्टली हम टूरिस्ट या ट्रैकर्स को ब्लेम करते हैं, बट लोकल कम्युनिटीज़ का भी उतना इन्वॉल्वमेंट होता है उस चीज़ में। देखो, सर्विस प्रोवाइडर है वो, Right. है ना, टूरिस्ट उनके लिए भगवान की तरह ही है देखा जाए, क्योंकि मोस्टली जो इकोनॉमी है हिमालयन रीजन में, जीडीपी जो है वो टूरिज्म से चलती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद एग्रीकल्चर आता है। राइट, सो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक अगर काम करना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। अब जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसको कैसे बैलेंस रखें। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होम स्टेज मैंने देखे हैं जो बहुत इको फ्रेंडली होते हैं, और इनिशियली उनको कुछ नहीं ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, बट विद टाइम उनके जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत अच्छे क्लाइंट आते हैं उनके पास, समझते हैं उसको, और वो वैसे ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। सो ये चीज़ हर जगह इंप्लीमेंट होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, लो ऑल्टीट्यूड पे हो। शेपर्ड कम्युनिटी है जो भेड़ बकरी के चराते हैं इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, गद्दी बोलते हैं उनको हम, वो 5000 से प्लस मीटर की हाइट पे जाते हैं, बट उनके फुटप्रिंट्स फिर भी नेगेटिव रहते हैं, कोई उनकी गंदगी नहीं होती है, और जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सो उनसे अगर 10% भी सीख लिया जाए तो बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हमारे लिए। और वो वैसे लोग हैं जो कि नेचर के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रहते हैं और सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं, और हमारे पास फैसिलिटी है, हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके पिज़्ज़ा डिमांड करते हैं तो वो तो सस्टेनेबल नहीं है ना। अब दाल चावल खा के चला लो काम, यार 1-2 दिन के लिए घूमने गए हैं, तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। मतलब आप जितना डिमांड क्रिएट करेंगे उतना पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा वहाँ पे। लाउड म्यूजिक प्ले करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, नेचर का म्यूजिक इतना अच्छा है, नदी चल रही है, हवा है ना, तो उस चीज़ को उससे कनेक्ट करो ना। राइट, शहर से जाते टाइम शहर की हैबिट्स यहीं छोड़ के जाओ और वहाँ से कनेक्ट करो, जो लोकल कल्चर है उसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें ही मिस हो जाती हैं हमेशा। तो ये हमारी कैंपेन्स के थ्रू यही रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि किसी लोकेशन पे आप जाते हैं तो उस लोकेशन की क्या वैल्यू है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट है, उसको कैसे कनेक्ट करना उसके साथ। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गुरुग्राम शहर की बात करें, और क्योंकि आप भी गुरुग्राम से ही हैं, तो गुरुग्राम के और पूरे देश की, बट मैं अगर गुरुग्राम की बात करूं तो हमारी उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले टाइम में गुरुग्राम के लिए क्या क्या करेंगे और जिससे गुरुग्राम की जनता को भी उतना ही हेल्पफुल हो? नहीं, कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक चैप्टर यहाँ भी स्टार्ट किया जाए हीलिंग अरावली के नाम से, और ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उनके साथ मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा अब धीरे धीरे, और होपफुली हमारी ट्राइब यहाँ गुड़गांव में भी काफ़ी ग्रो हो। सॉलिड वेस्ट का अगेन बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, शहरों में भी मोस्टली जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के सारे सॉलिड वेस्ट से बड़ा जूझ रहे हैं ऑनेस्टली, और बहुत बड़ा सॉल्यूशन है नहीं किसी के पास। तो उसमें क्योंकि पार्टिसिपेशन पब्लिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हर हाउस होल्ड का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सो उसको लेके प्लस जो हमारी जो अरावली हिल्स है वहाँ पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, या जो पार्टी हब्स बन गए लोगों के, जो ग्लास बॉटल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं वहाँ, उसको भी कंट्रोल में करना, रेगुलर क्लीनिंग ड्राइव्स करना, बट साथ साथ अवेयरनेस, प्लस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम रेगुलर सवाल पूछेंगे कि हमारा सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोजल मैकेनिज्म है वो सिटी में इतना बेकार क्यों है ना। तो इन सब डायरेक्शंस के ऊपर काम करना धीरे धीरे। तो गुड़गांव में भी होपफुली हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है उसको और मूवमेंट मिलेगी, और स्ट्रेंथन करें इस कॉज को यहाँ पे भी, तो उसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हो जाऊँगा। ठीक, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और अगर आपसे के साथ कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकें? वेल, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो पहले आप वेबसाइट पे रजिस्टर करें www.healinghimalayas.org, है ना, उस पर आप रजिस्टर कर लें और आपको वहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएंगी। 1 जनवरी को हमारा जो नए साल का जो कैलेंडर है वो अपडेट कर देंगे हम। उसके अलावा जो मैसेज है लोगों से यही है कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर रेडियस में रहते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरा जॉब, बस उसके बियॉन्ड हम कभी नहीं सोच पाते। पर जो ये सब चीज़ें चलती हैं वो चलती हैं एक ब्रॉडर कम्युनिटी जो हमारी है, हमारी हवा, पानी, धरती, ज़मीन,
उनके ऊपर कितना फोकस किया है एक लाइफ टाइम में आपने, वो रियलाइज़ करें और उससे पता चल जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है उस डायरेक्शन में। सो ये अपने घर के किचन से देखें कि वेस्ट सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो बाकी भी नहीं हो रहा है, मोस्टली 90% वही रिजल्ट रहेगा। ये मत सोचिए कि वो वेस्ट सेग्रीगेट नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँ, मेरे सामने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वर्कर मिक्स करके लेके जा रहा है तो मैं फिर सेग्रीगेशन का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करें, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हैं, जो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो अलग बात है। पहले अपने कॉन्शियस लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अपने हाउस होल्ड लेवल पे जो काम करें उसको करें, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव से ना बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो यही कोशिश है, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी कोई लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट 5 साल हमने कंसिस्टेंटली काम किया और आज हमारी बात जो है प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये किसी ने नहीं सोचा था उस टाइम पे, बट द पॉइंट इज़ कि आप शुरुआत करें, ये मत सोचें कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप करते रहिए बस। सांगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला और हम आशा करते हैं कि हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है एक एज ए इंडिविजुअल। ऐसा ना सोचें कि मैं क्यों, अगर हम सब लोग मिलके एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो शायद जो सांगवान जी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प मिलेगी। और हम आपको, आप और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ में आपको बधाई भी देते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी इंस्पिरेशन से आप और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। धन्यवाद।